इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड एम्बिशन ऑफ ग्लोबल लीडर। इंडिया ने डिसाइड तो कर लिया हमें ग्लोबल लीडर बनना है, टर्मिनोलॉजीज तो दे दी इतनी सारी कि हाँ हम एम्बिशन रखते हैं टू बी अ ग्लोबल लीडर, पर क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हुए हैं जिससे दिखाई देता है कि हाँ सच में हम ग्लोबल लीडर के पाथवे पे चले हुए हैं। ऑल्दो फर्स्टली वही चीज़ आपको शुरू करनी है डेमोग्राफिक डिविडेंड से, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एवरेज एज आपको 28 ईयर्स मिल जाएगी इंडिया के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि जो यूथ की पॉपुलेशन है इस टाइम पे वो ज़्यादा है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड दो तरह से इंक्रीज हो सकता है, तीन तरह से बोल लो, मल्टीपल रीजन से बोल लो। एक हो सकता है बच्चों का ही एज ग्रुप ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, मतलब दो की जगह पे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सेकेंड केस हो सकता है कि यूथ की जो एज है वो ज़्यादा है, राइट, जैसे अभी अपना चल रहा है 28 ईयर्स ऑन एन एवरेज, 2041 तक बोला है, अभी यही सस्टेन रहेगी जो एज ग्रुप है। 65% पॉपुलेशन हमारी 28 एज ग्रुप में आ रही है। एक और रीजन हो सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज करने का, दैट इज एल्डर ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, यूथ ही कम है, एल्डर ज्यादा है, पर डेमोग्राफिक डिविडेंड तो इंक्रीज कर रहा है अल्टीमेटली। हम जो है हम सेंटर वाली लाइन पे हैं अभी, यूथ वाली जो एज है वो ज़्यादा है इंडिया की, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड भी फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब देखो ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं इंडिया की कि क्या क्या ऐसे एम्बिशंस हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया जो है वो लीडरशिप की तरफ जा रहा है, इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहा है। सबसे पहला ध्यान तो जाएगा किसके ऊपर, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं ना, ये पहले तो यही चीजें देखी जाएंगी। तो जब ग्लोबल कंट्रीब्यूशन देखना है आपने जीडीपी का, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा कि यूएस के साथ अगर हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारी जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर डिफरेंट ग्रुप्स आजकल आपने सुने होंगे, जैसे बहुत पुराना है I2U2, राइट, अभी एक मीटिंग हुई रिसेंट, क्वाड, और वैसे ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन रखी हैं। फिर आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे मिलिट्री टेक्टिक्स, कि हमारी मिलिट्री डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है टेक्नोलॉजिकली, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन देखते हैं हर एक फीचर। सबसे पहले तो ग्लोबल एम्बिशन, अभी इंडिया का एक ट्राई है कि हम कैसे ना कैसे करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी सीट जो है वो परमानेंट कर सकें, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट ले सकते हैं। यूएनएससी की अगर बात करें तो टोटल आ जाएंगे 15 मेंबर्स, 15 में से 5 तो परमानेंट है, कौन कौन से हैं, यूएस आ जाएगा, यूके, फ्रांस, रशिया, एंड 10 मेंबर्स हैं उनको नॉन मेंबर्स बोल सकते हो आप, 2 साल के लिए इलेक्ट करे जाते हैं। कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ऐसे नहीं है कि इंडिया फर्स्ट टाइम यूएनएससी में इलेक्ट हुआ था, हमारी 8th टर्न थी कि हम 8 टाइम जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, यूएनजीए डिसाइड करता रहता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है, इसी वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कोई एटलीस्ट विटो पावर हो जो यूएनएससी में हम भी शोकेस कर सके, तो उसके लिए ये सारी चीजें आएंगी। फिर क्वाड है, क्वाड पैसिफिक रीजन के ऊपर चाइना को काउंटर किया जा सके। 4 कंट्रीज का ग्रुप है, कौन कौन सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो मेन फोकस कहाँ पे है, इंडो पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक ओशन के साथ साथ एक और चीज को ये कवर कर पा रहा है, दैट इज साउथ चाइना सी। अभी सबीना शोल भी न्यूज में थी, कॉन्फ्लिक्टेड जो है एरिया, सॉरी वाटर बॉडी आ जाती है बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रिसेंटली क्या हुआ, क्वाड की मीटिंग होती है, कौन सी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन करा, कौन सी मीटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उनका जो मेन फोकस था वो ऑकस पे है, भूल जाते हैं कभी कभी वो चीजें, बट स्टिल ऑकस पे ज्यादा फोकस था। पर रिसेंटली ये मीटिंग हो ही जाती है, एंड ये 4 टाइम मीटिंग हुई है, ये भी चीज याद रखना। कहाँ पे हुई, तो जो बिडेन का होम टाउन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके डिफेंस वगैरह के जो एग्जाम्स रहते हैं, तो सिटी इज इंपॉर्टेंट, विल्मिंगटन, डेलावे, तो 20 से वगैरह का भी मिल जाएगा, वो भी फ्यूचर के लिए रखा हुआ है तो मैंने ऐड नहीं करा यहाँ पे। सबसे पहले तो पैसिफिक पीस,
एरिया जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है चाइना की वजह से, अभी एग्जांपल भी दूंगी थोड़ी देर में। तो पैसिफिक पीस को मेंटेन करना है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है। उसके बाद क्वाड कैंसर मून शूट, तो सर्वाइकल कैंसर को टैकल करना है जितनी भी इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड करा गया है जो डेवलपिंग स्टेज में है बाकी कंट्रीज जो कि क्वाड के मेंबर नहीं भी हैं, उनको भी क्या करना है, इस प्रॉब्लम से फ्री करना है। देन पंडामिक प्रिपेयरनेस यहाँ पे बोला गया है, जैसे पंडामिक आ गया था कोविड-19, तो उस जैसे कोई भी पेंडामिक आ सकते हैं फ्यूचर में। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, डिजीज एक्स के बारे में सुना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये डिजीज एक्स, अब एक्स वाई जी क्यों लिखते थे कि अननोन होती थी किसी चीज़ की वैल्यू, तो इसका भी मतलब है कोई डिजीज आ सकती है जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा डेंजरस होगी। तो वैसे पेंडामिक के लिए हम पहले ही क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इसमें भी जो भी छोट और कंट्रीज हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको भी लेके चलेंगे साथ में। मतलब यहाँ पे लीडर 4 कंट्रीज होंगी, बाकियों को ये सपोर्ट करेंगे। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, अब वैक्सीन वगैरह को पहुंचाना होगा टाइम टू टाइम, तो उसके लिए लॉजिस्टिक इंप्रूव करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर फोकस किया है। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट्स एक जैसे सबसे पॉपुलर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया ने ही नींव रखी थी, हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम फ्रांस के साथ हमने ये शुरू किया था। उसके अलावा भी फिजीलैंड में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसाइड किया गया है कि वहाँ से हम सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे। फिजीलैंड यहाँ पे ही आ जाएगा आपके पैसिफिक ओशन में, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। एंड उसके अलावा बैटरी सप्लाई चेन, अगेन आगे क्रिटिकल मिनरल्स की बात, चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, उसको रिड्यूस करने के लिए फोकस कहाँ पे रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम आपको काफ़ी मिल जाता है, तो यहाँ से फोकस स्विच करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसके ऊपर तो बात हुई ही है, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में भी करी गई हैं, पर उसके जो टारगेट्स हैं वो 2025 के लिए रखे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे, आप रीड कर सकते हो उनको भी। क्वाड प्लस भी एक टर्म है, क्वाड प्लस में बोला गया है कि क्वाड के अलावा और कंट्रीज ऐड हो जाएंगी, जैसे साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम। तो इन्होंने भी बोला है हमें भी पार्टिसिपेट करना है क्वाड के अंदर। पर क्या होता है, अभी जो क्वाड है वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखेगा, पर जब बहुत सारी कंट्रीज ऐड होने लगती हैं तो वो कहीं ना कहीं वीकन भी होता है, और फिर डेवलप कंट्रीज बोल देती हैं कि ये तो सभी का ही अमलगमेशन हो गया, तो वो चीज़ है। बट यहाँ पे नींव रखी गई है क्वाड प्लस, जिसमें कंट्रीज आ जाती हैं जैसे साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम और भी बाकी, मतलब प्लस का मतलब है अब जो भी ऐड होती चलेंगी वो क्वाड प्लस के अंडर बोलेंगे। उसके अलावा ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ के लिए ये लाइन देखो पहले तो पिंक कलर की, ये है ब्रेंट लाइन, इसको कहते हैं ब्रेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेंट लाइन, ब्रेंट लाइन क्या करती है, रिच कंट्रीज को पुअर कंट्री से सेपरेट कर देती है, या फिर रिच नॉर्थ को पुअर साउथ से सेपरेट कर देती है। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इंफीरियोरिटी वाली थिंकिंग दिखेगी कि ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा रिच हैं, नीचे वाले जो हैं वो ज़्यादा पुअर हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो उसके लिए ही कंडक्ट करी एक वर्चुअल मीटिंग, ग्लोबल साउथ समिट 2023। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसकी, थर्ड अभी 2024 में एक और होगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया, इंडिया ने स्टार्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अंडर द थीम यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये 2023 जनवरी में हुआ था, फर्स्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग थी ये। चाइना डेवलपिंग स्टेज में है ना, अभी डेवलप नहीं है। और इवन आप नोटिस करोगे ऑस्ट्रेलिया देखो साइड में कर दिया हुआ है, एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये डेवलप्ड की अकाउंट में आता है, तो यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी ऐसे दिखेगी आपको, ये क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन ने बनाई है ना लाइन, तो वही बोल रही हूँ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा यहाँ पे। इन्होंने बोल दिया कि ये वाली कंट्रीज हैं वो सारी क्या है, रिच हैं और बाकी की पुअर हैं, ठीक है। और चाइना डेवलपिंग में है तो उसका एक्सक्यूज दे देते हैं ये। ऑल्दो अमेरिका जो है काफ़ी चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जब टेक्नोलॉजी बनाने की बात आती है तो सेंड कर देते हैं टूवर्ड चाइना की बना के भेज दो। खैर, उसके बाद ग्लोबल साउथ पे क्या है फोकस, तो एक कैंपेन ही बोल लो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रवास। तो ये जो है एक जो थिंकिंग है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चलाई थी। एंड एक और टर्म, वसुधैव कुटुंबकम। तो अगेन उपनिषद याद है ना, किस किस को याद है, बाकियों को नहीं है, नहीं, उद्धव, हाँ महाउपनिषद, पूछा नहीं है ये अभी, क्या पता आपको अगले साल मिल जाए देखने को, तो खैर इसको याद रखना। तो ग्लोबल साउथ का लीडर भी यहाँ पे कौन इमर्ज होने की ट्राई कर रहा है, अगेन इंडिया। तो ये एविडेंसेस दिए हुए हैं तो आप इसको नोट कर लो।
ओके, तो यूएनएससी की मेंबरशिप देख ली, ग्लोबल साउथ का लीडर, और इवन इंटरनेशनल फोरम्स में जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ पे भी ट्राई कर रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप्स मिल जाए। एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल चैलेंजेस, तो अब ये तो खैर देख लिया हमने कि ग्लोबली क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। यहाँ पे बोला कि ऑलरेडी हम और भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हम भी और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी, वो सारी चीज़ें आपके सारे अगेन एसडीजीज आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो ग्लोबल साउथ है, ये क्यों बनाया गया, ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर सकें, इनको कलेक्टिवली टैकल कर सकें। रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए हमें वर्ल्ड बैंक, आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर पड़ोसियों को देखें, पाकिस्तान को तो साइड में कर देते हैं, वो तो औरों से ही परचेजिंग करते हैं, बट अगर चाइना की बात करें, यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख लो एक, अभी रिसेंटली हमने टेस्ट करी थी अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, देन अग्नि, इसकी होगी, अभी लॉन्चिंग हुई नहीं है, 5 को ही करा है टेस्ट, ठीक है, 2012 से हम इसकी टेस्टिंग्स कर रहे हैं। पर इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने एक और अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी चेक करी है, डमी वॉरहेड था उसके अंदर, मतलब जो गोला बारूद उसके अंदर डला हुआ था वो नकली था, और ये कहाँ पे दागी, ये गई जापान से घूमते घूमते और पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो मतलब जैसे ही हमने अग्नि 5 की टेस्टिंग करी, उन्होंने भी एक टेस्टिंग कर दी कि हमारे पास भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। अब नाम पे जाओ, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से ये दूसरे कॉन्टिनेंट पे हिट कर सकती है, ICBM। तो इन्होंने भी अपनी टेस्टिंग कर ली। और एक रूल होता है कि जब भी आपको टेस्टिंग करनी होती है किसी मिसाइल की, तो जहाँ पे जो कंट्रीज उसके कॉन्टेक्स्ट में आएगी उनको बताना होता है कि हम टेस्टिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा चेक रखना। इन्होंने बिना बताए कर दी टेस्टिंग। ऑल्दो जब चाइना से पूछा गया तो इन्होंने बोला हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बता दिया था कि हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये गई तो जापान के ऊपर से है, घूमते घूमते गई एंड पैसिफिक ओशन में गई। और क्यों करी अभी टेस्टिंग, क्योंकि अभी हुई थी क्वाड की मीटिंग, तो देवर रिप्रेजेंटिंग, और इन्होंने अपनी ICBM काफ़ी सालों के बाद करी है। बहुत अगर पीछे देखोगे आप, कुछ डेकेड्स तक देखोगे, इन्होंने टेस्टिंग नहीं करी थी, ये करी जब जैसे ही अग्नि 5 का इन्होंने सुना, और साथ में क्वाड का जो रीज़न दिया। जापान से पूछा गया है कि क्या सच में बताया था इन्होंने कि ये टेस्टिंग करने वाले हैं, चाहे से डमी ही थी बट स्टिल टेस्टिंग तो हुई। जापान डिनाइड कि हमें कुछ नहीं बताया गया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो खैर, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें तो इंडिया भी अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, बट कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ज़्यादा आगे है। एनहांसिंग सॉफ्ट पावर, अभी आपने देखा होगा जो गलवान वैली वाला इशू हुआ था 2020 के अंदर, अभी प्रोग्रेसिव टॉक्स हो रही हैं उस एरिया में, देपसांग और देमचौक वाले एरिया में, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, हो रही है उनके ऊपर बातचीत। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, इंडिया की जो मिलिट्रिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सोस्केलेटन्स, अब देखो पहले अपने पास नहीं थे एक्सोस्केलेटन्स। एक्सो का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर की है, और स्केलेटन हड्डियों का ढांचा होता है ना, तो ये बाहर से पहना जाएगा ताकि बुलेट वगैरह एंटर ना कर सके किसी भी आर्मी के पर्सोनल को। तो ये हमने अपने बना दिए हैं, और ये बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, और इनका वेट भी काफ़ी कम है, 8 kg तक का इनका वेट है, ठीक है। मेन जो फोकस रहता है नैनो टेक्नोलॉजी पे, वो इसीलिए रहता है कि ये जो वेट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सके। अब देखो हाइट पे जा रहा है कोई, तो वो तो उसी पे उसको ही उठाता रह जाएगा, तो इस वेट को रिड्यूस करने की ट्राई करी जा रही है नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। खैर ये अपने पास है। अभी म्यूल के बारे में भी आपने सुना होगा कि म्यूल, MU, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, खच्चर की तरह उसका डिज़ाइन करा गया है। तो जब भी हाइट वाले एरियाज में सामान पहुंचाना होगा तो उसके ऊपर रख दिया जाएगा, वो खुद लेके जाएगा, फिर रोबोट है एक तरह का। तो अभी मिलिट्री में 100 बोले गए हैं वैसे कि डिप्लॉय करेंगे हम 100 के आसपास लद्दाख वाले एरिया में। अब और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आ गया, आपका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है इफ़ कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन, तो इसको पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। लगभग अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है $2500 के आसपास है, US डॉलर्स। तो ये चीज़ जो है वो हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो डेवलप नेशन है उनके पास 18,500 से लेके
$20,000 तक का है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप शो करता है। तो ग्लोबल एम्बिशन अगर हमने रखे हुए हैं तो ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड, जीडीपी की अगर बात करें कि कितनी कंट्रीब्यूशन हम करते हैं ग्लोबली, तो 3.6% कर रहे हैं हम, ठीक है, आउट ऑफ 100%। अब देखना बाकी कंट्रीज का, यूएस कर रहा है 26.3%, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है अगर डेवलप कंट्री के साथ खुद को हम कंपेयर करें। देन यूरोपियन यूनियन 17.3% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। चाइना की बात करें तो 16.9% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब चाइना भी डेवलपिंग की रेस में है, इंडिया भी डेवलपिंग की रेस में है, पर अगेन डिफरेंस इज ह्यूज। और पर कैपिटा इनकम चाइना का देखोगे वो अगेन वो ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू इंडिया। पर वहीं पे फिर न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है चाइना के अंदर भी। खैर वो अपनी पूरी डिटेल्स नहीं देते, तो वो चीज़ें अलग हैं, बट स्टिल जो अपने पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से चाइना कहीं ना कहीं इंडिया से आगे है। उसके अलावा चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी इंडिया के जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं, वो अपने नियर बाय हो या फिर साउथ ईस्टर्न नेशन में आप चले जाओ, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, तो उनमें चले जाओ। तो इससे क्या होता है, इंडिया के जो रीजनल रिलेशन है वो भी बिगड़ते हैं, ठीक है। ऊपर से इंडिया के अगर, अब तो खैर श्रीलंका थोड़ा आ रहा है स्टेबिलिटी में, बट स्टिल टर्मोइल में थे ना, डिस्टर्बेंस में थे। तो अभी ये जो रीजन है वो तो खैर आ रहा है, टाइम लगेगा भी आते आते। न्यू फीमेल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो चुकी हैं, तो खैर वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चाइना है नेबरहुड में ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उससे इंडिया के जो रीजनल रिलेशंस होते हैं वो खराब होते हैं। ओके, तो वही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो, वो स्टील वाला काफ़ी पॉपुलर है। ऑल्दो इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है स्टील का, बट फर्स्ट रैंक पे चाइना आता है, ऊपर से डंपिंग करता है इंडिया के अंदर स्पेशली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसके अंदर इंडिया का रैंक आता है 134th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। किस बेसिस पे आती है ये रिपोर्ट? तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, बीमारियां कम होनी चाहिए, नॉलेज देखा जाता है स्कूल लेवल के ऊपर और कितने साल स्कूलिंग में उसने बिताए जो भी किड है वहाँ पे, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम वगैरह यहाँ पे चेक करी जाती है, और उसके बेसिस पे ये एक जो रैंकिंग है वो ले आते हैं, ठीक है। पर कई बार नोटिस करा गया है कि सडनली 2023 में आप देखोगे अगर रैंक अच्छा है, लेट्स से कि 21 पे है किसी भी चीज़ के अंदर, तो अगले साल आप नोटिस करोगे वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके होता है। तो ये कहीं ना कहीं वेगनेस है आपकी इन रिपोर्ट्स की, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आती किस तरफ से हैं? यूरोपियन कंट्रीज होगी, आपके अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से आएंगी, तो उस वजह से देखा जाता है कि थोड़ी सी वेगनेस है। आज एक आर्टिकल भी आ रखा है, उसको रीड कर लेना, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे ही आपको दिख जाएगा जो एडिटोरियल वाला है। और स्विट्जरलैंड जो है उनका रैंक फर्स्ट आता है। फिर वैसे ही और रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बताया जाता है कि फिनलैंड इज़ हैप्पीएस्ट कंट्री, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है फिर इन रिपोर्ट्स के ऊपर। खैर यहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ शो कर रहा है, तो आपको फॉर नाउ ये देखनी पड़ेगी। डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, बहुत सारी कमिटमेंट्स करी हैं इंडिया ने, अपने कंट्री के अंदर भी करी हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी करी हुई हैं। वो चाहे से फूड सिक्योरिटी को लेके हो, पॉवर्टी को लेके हो, हंगर को लेके हो, जिस मर्जी को लेके हो, हमने कमिटमेंट्स करी हैं। पर जब हम देखते हैं कि कितने टारगेट्स अचीव हुए हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। 2030 के जो टारगेट रखे हुए थे रिन्यूएबल एनर्जी के, अभी हम एटलीस्ट 12% ही उन चीज़ों का कवर अप कर पाए हैं, अगेन बहुत कम है, और 2030 आ चुका है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कमिटमेंट है उनको भी थोड़ा सीरियस लेने का टाइम आ चुका है, एट डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारी हमने स्कीम्स चला रखी हैं, इंटरनेशनली बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फिर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। लिमिटेड ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये हमने देख लिया, ऑल्दो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर हमारी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लेस, 3.6%। तो फिर अगर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके साथ रेस में आना है तो ये चीज़ भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद दिस पर कैपिटा इनकम आपने देख लिया $2500 है, अगेन वेरी लेस, उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ हर्डल्स हैं जो हमें इंप्रूव करने पड़ेंगे। देन रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो यहाँ पे तो खैर डिस्टर्बेंस बनी ही रहती है, यहाँ पे भी बनी ही रहती है। नेपाल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट है। भूटान, इसको भी थोड़ी सी अब डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिया। और ऊपर से इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रेगुलर नहीं होती,
ठीक है, हमने कमिटमेंट तो दे दी पर पूरा नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तो अगेन ये भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऊपर एक ही कंट्री इनको भी दिखाई दे रही है, चाइना, कि फ्रिक्वेंट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से हमें मिल जाएंगी। फ्रिक्वेंट होंगी, वही बात है कि एकदम से अगर सक्सेस मिल जाए तो फिर डाउनफॉल भी जल्दी होता है, तो वही वाला इशू चाइना के साथ फिट बैठता है। तो खैर भूटान यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड मिलेगा। फिर मालदीव, अब तो मुइज़ू ने कर लिया वो जो ब्रेकअप हुआ था, एक तरह से मोदी जी से मिले पीछे जैसे कि अब नहीं करेंगे सॉरी, तो वो चीज़ है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो रीजनल जो इश्यूज होते हैं उनको इम्प्रूव करना शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। इंस्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, ये तो चल ही रहे हैं अभी, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हुआ ये हमने पढ़ लिया था टर्मोइल वाले में, तो वहां से आप पॉइंट्स पिक कर सकते हो। कंपटीशन विद चाइना, अब चाइना का बोला जाता है कि कंपटीशन में कौन है, चाइना है। और वहीं पे बात आती है इंपोर्ट की, हमारा जो इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम चाइना, ठीक है, 100 बिलियन को टच कर चुका है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उसको। ऑल्दो वी आर डिसाइडिंग कि मेक इन इंडिया, फोकस तो कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर, महंगी इतनी बिक रही हैं चीज़ें, अगेन जो डिपेंडेंसी जा रही है वो चाइना की तरफ जा रही है। वो भी पूरा नज़र रखते हैं प्राइस के ऊपर कि कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका सेकेंडरी जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंडिया। हमने बात करी थी एमएसएमई सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, तो उसमें बोला था कि हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे बूस्ट देने की ज़रूरत है। तो अगेन ये क्या करेंगे, और लो कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करवा देंगे। फिर जैसे कोई टेम्परेरी चीज़ होती है फिर हम बोल देते हैं ना कि चाइनीज़ होगी पक्का, क्योंकि गारंटी नहीं होती कब तक चलेगा। तो अगेन कंपटीशन में चाइना है, तो वो चाहे से फिर आप जोग्राफिकली देखो, या फिर कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट देख लो, या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग देख लो, तो कंपटीशन में चाइना है, तो चाइना को भी हमें काउंटर बैलेंस करना है। ऊपर से ग्लोबल जीडीपी में हमने देखा अपनी 3.6% है, उधर से चाइना 16% के पास बैठा हुआ है, तो मतलब एक अटैक करोगे आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हो। ये आ गया वो म्यूल वाला एग्जाम्पल, मल्टी लेग्ड, सॉरी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। तो इसके ऊपर सामान रखा जाएगा अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, -41 डिग्री सेल्सियस और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ये वर्क कर सकता है। तो लद्दाख वगैरह जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे इनको डिप्लॉय करने की बात करी गई है, अभी जो करी गई है वो लद्दाख की करी है। ऑल्दो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सोस्केलेटन वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, पर लिमिटेड है इफ कंपेयर टू चाइना, ठीक है, तो लिमिटेड है। ऑल्दो हमने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो यूएस, रशिया, जापान, यूरोपियन नेशन, हम ट्राई कर रहे हैं बैलेंस बनाने की। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगेन वोटिंग होती है किस चीज़ के ऊपर, कि रशिया को बोलो रोक दे वॉर, ठीक है, उधर एक तरफ रशिया आ गया, एक तरफ यूक्रेन आ गया, बीच में अगेन इंडिया आ गया, एक तरफ इसराइल आ गया, एक तरफ गाजा आ गया, अगेन बीच में इंडिया आ गया। तो जो इंडिया है वो अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है अभी तक, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखा रही है, क्योंकि वॉर तो एक टाइम पे ख़त्म होनी ही है ऑब्वियसली, पर रिलेशन जो है वो भी सस्टेन रहने चाहिए। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आप पॉजिटिव ऐड कर सकते हो। हमने रशिया और यूक्रेन दोनों के ही साथ न्यूट्रल सा रिलेशन बना के रखा हुआ है। अब इंडिया के जो ग्लोबल एम्बिशन है उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं, तो बहुत सारी आपको मिड में लिख सकते हो। अगेन 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जब ये 2+2 टर्म आती है किसी भी कंट्री के बीच में हो सकती है, पर यहाँ पे दो दो लोग आएंगे दोनों कंट्रीज की तरफ से। लेट्स से एक तरफ इंडिया है, एक तरफ, ओहो ये नहीं बनेगा, एक तरफ ब्राज़ील ले लेते हैं, तो ब्राज़ील के भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आएंगे और इंडिया के भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आएंगे, साथ में इधर से डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और यहाँ से भी डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, और नाम पड़ गया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। तो कहीं पे भी आप ये टर्म देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है एंड डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। उसके अलावा ब्रिक्स की बात आ जाती है, यहाँ पे अगेन वही चीज़ शो करी गई है कि हाँ जी हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बने हुए हैं। ब्रिक्स की बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, पहले ब्रिक की हुआ करता था, फिर ब्रिक्स हुआ, फिर उसके बाद और कंट्रीज को बोला गया कि ऐड करना है, जैसे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जिसमें अर्जेंटीना ने मना कर दी थी कि हम नहीं अभी बनेंगे। सऊदी अरेबिया ने हॉल्ट पे रख दिया था, अभी तक हाँ ना कुछ नहीं करी है, पर उन्होंने बोला है कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई ये एंटर हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये 2024 जनवरी में ऐड हो चुके हैं, ओके। उसके बाद बोला गया है G4 कंट्रीज का ग्रुप है। अब देखो यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए सिर्फ इंडिया नहीं पीछे पड़ा हुआ है, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज बना लिया, जिसमें कौन कौन सी कंट्री आ गई, एक आ गई आपके साउथ अमेरिका से ब्राज़ील,
यूरोपियन यूनियन से आ गई जर्मनी, फिर यहाँ पे जापान आ गई साइड से, और एक आ गई इंडिया। इन्होंने बोला कि हम चारों क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब भी यूएनएससी की परमानेंट सीट की बात होगी तो हम सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मतलब जैसे जापान की बारी आई मान लो, तो हम रेस करेंगे वॉइस, क्या बोलेंगे कि जापान को परमानेंट सीट दे दी जाए। और इंडिया की बारी आई तो जापान, जर्मनी, ब्राज़ील ये सपोर्ट करेंगे। वैसे ही अगर ब्राज़ील की टर्न आ रही है तो जर्मनी, जापान, इंडिया उनको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जिसमें 4 कंट्रीज आ गई, ताकि परमानेंट सीट जो है एटलीस्ट एक को तो मिले जो यूएनएससी है उसके अंदर। उसके बाद L69 ग्रुप आ जाता है। इसमें आपकी अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक बहुत सारी कंट्रीज हैं। लगभग 35 कंट्रीज इसमें आपको इन्वॉल्व मिलेंगी। L69 ग्रुप 69 मतलब मैक्सिमम कंट्रीज इतनी इंक्लूड करेंगे, अभी 30s में चल रहा है। S5 और स्मॉल 5 नेशन इसमें आ जाएंगी, जैसे कोस्टा रिका आ गया आपका मैक्सिको के पास में, जॉर्डन आ गया इसराइल के साइड में, लिंस्टनस्टीन आ गया, याद है ना इसका, क्या पढ़ा था आपने? यस, तो ये भी आ गई, सिंगापुर आ जाएगा एंड देन स्विट्जरलैंड आ जाएगा। तो इन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज ने भी क्या किया, एक छोटा ग्रुप बना लिया जिसको बोल दिया स्मॉल 5 नेशंस। तो ये भी क्या करेंगे, सेम कोस्टारिका जॉर्डन को सपोर्ट करेगा, फिर लिंस्टनस्टीन जॉर्डन को सपोर्ट करेगा, सिंगापुर जॉर्डन को सपोर्ट करेगा, स्विट्जरलैंड जिसकी भी टर्न आती चलेगी उसको सपोर्ट करेंगे ये लोग। होता है ना, जैसे कोई गेम खेल रहा है, बैडमिंटन मैच चला हुआ है तो उसका नाम ले लेके उसको सपोर्ट करेंगे, फिर वो बैठ गया थोड़ी देर के लिए, दूसरा आ रहा है फिर उसका नाम ले लेके उसका मोराल बूस्ट करेंगे। तो सेम थिंग विल हैपन इन दीज ग्रुप्स। और क्यों बोला जा रहा है, इतने सारे कंट्रीज क्यों बोल रहे हैं कि हमें भी ऐड करो? क्योंकि 5 लोगों ने मोनोपोली बना रखी है, बैठे हुए हैं और उनके पास है वीटो पावर्स। तो जब भी ऐसे टेररिज्म रिलेटेड इशू आता है, मान लो पाकिस्तान का कोई इशू आ गया, तो पाकिस्तान के फेवर में 2 वीटो पावर यूज कर लेंगे। यूएस वैसे तो फ्रेंडली है इंडिया के साथ इफ कम्स टू द इंटरेस्ट, पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दोबारा से उधर चला जाता है। चाइना की बात कर लो, कभी डालेगा वो वोट इंडिया के फेवर में? नेवर। तो वो जो वीटो पावर है वो उसका मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है फॉर द नॉन मेंबर, जो भी वहाँ पे बाकी कंट्रीज मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव, तो इंडिया ने फोकस तो किया है, अगेन वही चीज़ें आ गई कि मेक इन इंडिया पे तो फोकस किया है, पर मेक इन इंडिया में भी एक हर्डल है। अब हर्डल क्या है कि इकोनॉमी ऐसे ना हो जाए क्लोज टाइप कि अपनी ही कंट्री में रह गए तुम। फिर साथ में चाइना के साथ भी कंपेयर किया है कि ठीक है मेक इन इंडिया पे तो आप फोकस कर रहे हो, पर जो इम्पोर्ट है इंक्रीज कर चुके हैं, वो चाहे से डेली लाइफ की चीज़ें चाहिए आपको, स्टील चाहिए या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। मिलिट्री तो अवॉइड कर सकते हैं, मिलिट्री हम ज़्यादा नहीं, चाइना के साथ अपना कोई रिलेशन नहीं है। बाकी की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। तो मेक इन इंडिया को थोड़ा सा बूस्ट देने की ट्राई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल पॉजिटिव वे में लिख सकते हो, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कैंपेन इंडिया में प्रमोट करी, काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। यूपीआई का आप सुनते हो कि बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट भी किया, जैसे भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। तो ये पॉजिटिव चीज़ भी दर्शाता है। और ये थी क्या कैंपेन, मेक इन इंडिया। तो यूपीआई हमने बनाया और इन्होंने भी इनको अडॉप्ट किया। डिप्लोमेटिक आउटरीच, तो यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट, हम बोलते थे एक ज़माने में बाइपोलर कंट्रीज। बाइपोलर मतलब जो पावर है वो सिर्फ 2 लोगों के पास है। एक ज़माना था कोल्ड वॉर का जब यूएस था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इनटू 15 कंट्रीज, ठीक है, 15 कंट्रीज बन जाती हैं। अब जो थी कहीं ना कहीं अप्रोच वो बाइपोलर ना रह के मल्टीपोलर हो गई थी। तो उसी तरह से हमने अपनी डिप्लोमेसी भी चेंज कर ली है मल्टी अलाइनमेंट की। मतलब जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए कि इस कंट्री को वोट डालना है, इस कंट्री को वोट डालना है, तो बीच वाली पॉलिसी, बुद्धिज्म में बोलते थे ना मिडल पाथ, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया है। क्योंकि हमें अभी रिलेशन ना सिर्फ साउथ ईस्टर्न नेशन के साथ बनाने हैं, ना सिर्फ वेस्ट एशिया के साथ बनाने हैं, सभी तरफ बनाने हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी है इस टाइम पे। और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी अडॉप्ट करी। क्या था? वैक्सीन मैत्री। तो इसके तहत हमने जो भी इंडिया में मेड थी, इंडिजिनियसली मेड थी वैक्सीन, उनको प्रोवाइड किया। वैसे ही एक ऑपरेशन सद्भाव हमने चलाया था साइक्लोन हिट एरियाज में, अभी रिसेंटली है ये 2024 का, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया वाले एरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे ये चीज़ें चलाई थी। मैच द फॉलोइंग में ऑपरेशंस के नाम आ जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये, मानवता हमने दर्शाई बेसिकली।
और इसके ऊपर फिर वो जब इसराइल के वो एक्सपोर्ट वाला हमने देखा था कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम मिलिट्री वेपन, फिर ह्यूमैनिटेरियन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो खैर सारी चीज़ें देखो, परफेक्शन तो कभी भी नहीं मिलेगी, परफेक्शन इज सिन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मिनी लेटरल फॉरम, जैसे क्वाड हो गया, I2U2, I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? इंडिया इजराइल, इंडिया इजराइल, और दो कंट्रीज US और UAE। ठीक है, ये 4 कंट्रीज, ये आगे क्वेश्चन दो बट स्टिल याद रखना। तो बहुत सारी कोलैबोरेशंस में हमने कमिटमेंट दे रखी है और उसमें एक्टिवली हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। स्ट्रेंथन टाई विद इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी दिवस 9 जनवरी। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, रेमिटेंसीज आते हैं इंडिया के अंदर, तो जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरह से एनकरेज करने के लिए, तो वो चीज़ जो है उसको भी हम स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहे हैं। एनहांसिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अगेन नाम से ही पता लग रहा है इकोनॉमिक पैसा आ चुका है किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। 2022 में इसको लॉन्च करा गया था ताकि जो रीजनल इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम से ही पता लग रहा है एक तो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज आ जाएंगी, सऊदी अरेबिया समथिंग, UAE, पता चल रहा है अरेबिक कंट्रीज की बात हो रही है, और साथ में यूरोप को जोड़ा जा रहा है। अब देखो इंडिया के मुंबई से चलेगा, सी रूट गया, UAE पहुंच गए, UAE से सऊदी अरेबिया से होते हुए इसराइल चले गए, इसराइल के बाद जो है आपका ग्रीस आ गया, और ग्रीस के ऊपर सारी क्या है? यूरोपियन कंट्रीज। तो मतलब मिडल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू हमने कहाँ पे कनेक्टिविटी बनाई जाके? यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ। पर यहाँ पे दिक्कत क्या चल रही है? इसराइल की चल रही है, इस वजह से रूट भी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, पर इमैक इज इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इसराइल एंड ग्रीस आ जाएगा। ठीक है, ग्रीस जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है टूवर्ड यूरोप। ये जो पोर्ट्स होते हैं इनको भी देख लिया करो, पायरियस ग्रीस का आ जाता है, वैसे ही हाइफा आ गया आपके इसराइल का, अल हदीथा ये आ जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। चलो अल अल लगे होते हैं तो पता ही चल जाता है, वैसे मिडिल ईस्ट की बात हो रही होगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, इंडिया को पहले अपने रिलेशन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इंप्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब साउथ ईस्टर्न नेशन, पहले हम देखते थे, फिर बाद में 2014 में चेंज कर दिया एक्ट में कि अब काम करने का टाइम आ चुका है, एक्शन का टाइम पीरियड आ चुका है। उसके साथ साथ लुक वेस्ट पॉलिसी, ईस्ट में भी ध्यान रखना है, साउथ ईस्टर्न नेशन आ गया आपके, वही लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी एंड ऑल, तो वो सब आगे, और साथ में जापान भी इंक्लूडेड है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। देन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, इनको भी हमें क्या करना है? फोकस में रखना है, जो कि पहले कहीं ना कहीं इग्नोर्ड थी। लीडरशिप अमंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ का आप एग्जाम्पल ऐड कर दोगे, G20 जो प्रेसिडेंसी हुई वो ऐड कर दोगे। अब जो है 2024 की नवंबर दिसंबर के आसपास शुरू होगी, और कौन इस बार हेड करेगा? ब्राजील। तो अगेन ट्रायोका पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ध्यान रखना। 23 का आ गया इंडिया, और 24 का आ गया ब्राजील, 25 का क्या आएगा? ओके, COP 28 में हमने बात करी थी रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे ताकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, उनकी रिडक्शन करी जा सके। ई व्हीकल प्रमोट करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, और 2030 का हमने टारगेट लेके रखा है कि 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे हमने जो है टारगेट्स लिए। COP 27 हुआ था आपका इजिप्ट के अंदर, COP 28 हुआ दुबई 2023, एंड COP 29 कहाँ पे होना है? नवंबर में शुरू होगा अजरबैजान। ठीक है, 2024 का COP 29। उसके अलावा अगेन वैक्सीन का बता दिया यहाँ पे एग्जाम्पल कि कितने लोगों की हमने हेल्प करी थ्रू मेड इन इंडिया प्रोग्राम, और G20 में हमने की रोल प्ले किया, हमने अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर हमने बात करी। नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वही प्रिसीजन फार्मिंग एंड ऑल, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रमोटिंग इंडिया एज अ हब फॉर IT सर्विसेज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके ऊपर भी हमने बातचीत करी थी। G20 में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो इनके ऊपर फोकस किया है। और UPI का एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे कि देखो हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि बाकी कंट्रीज ने भी अडॉप्ट करा। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो हमने साथ के साथ ही पढ़ लिया। वैसे स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे डोमेस्टिक फाउंडेशंस,
जितने भी स्टार्टअप वगैरह चल रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया या कोई भी इंडिविजुअल टारगेट चल रहा है तो उसको अचीव करवाएं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाए, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इन शॉर्ट जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हो उनके ऊपर फोकस किया है। फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सारे सेक्टर्स आ गए आपके, प्राइमरी भी आ गए, यहाँ पे सेकेंडरी का ही लिखा है पर सारे ही आ गए। आईटी भी देख लिया आपने, एग्रीकल्चर भी देख लिया आपने, एसएमईज भी देख लिया, तो सारे के ऊपर हमने फोकस करना है। फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, अब ऐसे ना हो कि दूसरी कंट्री के साथ हम बिल्कुल ही बाइकआउट हो जाएं, तो हर जगह हमें फोकस करके रखना है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने हैं। एनहांस डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, तो ये वही आ गया, ये आ जाती है इसमें सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं आपकी, मतलब बातचीत करके जितनी चीज़ें सॉल्व हो सके उतनी। एनहांस डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, R&D में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। रिसेंट एग्जाम्पल आप ऐड करोगे जैसे बायो E3 पॉलिसी, E3 की फुल फॉर्म क्या थी? एनवायरमेंट, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट जो भी टेक्नोलॉजीज इमर्ज हैं उनके ऊपर हमें R&D को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और इंडियन इवन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए बहुत सारे साइन भी कर रखे हैं एग्रीमेंट, जैसे टाटा ग्रुप्स ने किसके साथ किया है? ताइवान की एक कंपनी है, अभी आज उसके ऊपर आर्टिकल भी आ रखा है, उसको देख लेना एक बार। प्रमोटिंग सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे इंटरनेशनल योगा डे अभी जो लास्ट में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं यूएस, वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाता है एंड योगा डे सेलिब्रेशन होती है, तो ये कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थ्रू कल्चर हम क्या कर रहे हैं? डिप्लोमेसी को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, तो यहाँ पे जैसे ग्लोबल साउथ वाला आप ऐड कर सकते हो। ग्लोबल साउथ में ऐसे नहीं है कि लीडर बन गए, अब लीडर बन गए तो जो प्रॉब्लम चल रही है, कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, उनको भी टैकल करना है, तो वो चीज़ आ गई। टेररिज्म को काउंटर करना है। बाकी रीजनल रिलेशन यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सेकंड आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेस्ट एशिया वहाँ पे भी फोकस रखना है, और जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके साथ भी फोकस रखना है। नाउ हमें पता है कि जो टैलेंट ट्रेनिंग है इंडिया से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि जो ये बहुत अच्छे PhD होल्डर्स होते हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में ना जाए, तो ये चीज़ भी रोकनी है। तो दैट्स ऑल, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, जितने आज फीचर्स पढ़े ना वही सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं।